नमस्कार। आर्ट स्टोरीज़ में आज हमारे साथ उपस्थित है कथक जगत की एक विख्यात गुरु, संरचनाकार तथा अभ्यासक गुरु श्रीमती रोशन दाते जी। 40 साल से अधिक अपना जीवन उन्होंने कथक की साधना, चिंतन तथा अभ्यास में बिताया है। रोचित कथक अकादमी की संचालक और एक प्रसिद्ध नृत्य संरचनाकार गुरु रोशन ताई से हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उनके बचपन की, उनके नृत्य शिक्षा की, गुरु रोहिणी ताई की और उनके खुद के कार्य की। तो आइए बातचीत करते हैं गुरु रोशन दाते जी से। नमस्ते रोशन ताई। नमस्ते। जब भी हम कभी किसी गुरु के बारे में बात करते हैं तो हमेशा बच्चों को उत्सुकता रहती है कि आपका बचपन कैसे था जी। और आपके घर में जैसे माहौल था, अभ्यास का था, और आपके पिताजी शायद अध्यापक भी थे। हाँ, अध्यापक थे ही, पर वो बहुत सुंदर बांसुरी भी बजाते थे। और मेरी माताजी गाती भी थी। और मेरी माताजी के घर में, यानी मेरे क्या कहते, दादी के यहाँ ये इस तरह की माहौल था, भजन का ये था। हाँ, मेरे क्या कहते हैं, वो उनके घर में सारे लोग गाते भी थे, भजन करते थे। दत्त गुरु का उनके यहाँ चलन था, तो वो हर गुरुवार को होता था सारे। तो इसलिए गाने का भी, मेरी मम्मी का आवाज़ भी अच्छा था, अच्छी थी, तो वो गाते भी अच्छे थे। तो इसलिए शायद उनको कला का ये होगा। मैं गाने के में तो नहीं हूँ, पर उन्होंने कहा कि नाचती है तो डांस क्लास में डाल सकते जी। इस तरह से। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तब भी डांस सीखना, मतलब आपके घर से उसके लिए स्वागतार्ह था। हाँ, मतलब आप बिल्कुल, डांस बिल्कुल, सीखे। बिल्कुल, हाँ। और आपको भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो और शायद कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि आप स्वयं एक शिक्षिका थी। हाँ, तो मैंने 7 साल हमारे स्कूल में, जहाँ मैं पढ़ी थी उसी स्कूल में मैंने ये जो यानी क्या कहते हैं, हम नौकरी भी की थी शिक्षिका के तौर पे। 7 साल तक की थी। तो तब आप सभी विषय पढ़ाती थी या तब? नहीं, मैं हिंदी पढ़ाती थी। हिंदी मेरा पहले से ठीक था वैसे। अच्छा। हिंदी पढ़ाती थी, इतिहास पढ़ाती थी और भूगोल पढ़ाती थी। अच्छा। 3 विषय मेरे पास थे पूरे पढ़ाने के। 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती थी। अच्छा। जिन लोगों ने रोशन दीदी का काम देखा है वो समझ सकते हैं कि ये इनकी जो विषयों का जो अभ्यास है वो कहाँ से आता है। मतलब इतिहास, भूगोल, जो हम इसको ज्योग्राफी बोलते हैं, और साहित्य, इन तीनों की बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इनके एजुकेशन में है। और उनका काम भी ऐसे अभ्यास पूर्वक होता है कि ये तीनों एस्पेक्ट्स हमेशा उनके काम में आपको दिखाई देंगे। वैसे ज्योग्राफी में भी मतलब आपकी जो रुचि है वो आपके काम में भी दिखती है और हर रोज़ की ज़िंदगी में भी दिखती है। आप डायरेक्शंस में तो मतलब आपको कोई पूछे तो बिल्कुल वहाँ पे आदमी पहुँच जाएगा, इतने अच्छे आप डायरेक्शंस देती है। तो कुछ वो सबका एक मिला ज्योग्राफी जुला का ऐसे, सा। मेरी माताजी भी टीचर थी, तो वो ज्योग्राफी सिखाती थी और इतना सुंदर सिखाती थी, क्या बताऊँ। वो जो रीजन्स होते हैं यानी पूरे पृथ्वी पर, वो रीजन्स, ये नेचुरल रीजन्स जो है, वो इतना सुंदर सिखाती थी कि सब लड़कियाँ ऐसे देखती रहती थी कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इस तरह से। यानी सिखाना भी एक आर्ट है वैसे। तो वो उस तरह से सिखाती थी, तो वो मेरे मन में तभी से बैठ गया था। रोशन दीदी, आप जब स्कूल में थी तब आपके मतलब आपके करीब जो विषय थे वो कौन से थे? क्या वो इतिहास और साहित्य ही था या फिर आप कभी स्पोर्ट्स में भी थी? हाँ, खो खो खेलती थी मैं और डिस्कस थ्रो करती थी। वैसे बुटुक थी बहुत, पर फिर भी डिस्कस थ्रो मुझे क्यों दिया था पता नहीं सर ने। मैं डिस्कस थ्रो करती जाता था, वैसे डिस्क अच्छी जाती थी। पर यानी मैंने क्या कहते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी में भी लिया था हिस्सा, और खो खो के इंटर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। हमारी एक इंटर यूनिवर्सिटी की उज्जैन में हुई थी, नहीं इंदौर में हुई थी, और एक मेरे ख्याल से जो इंटर कॉलेजिएट होता है, इंटर यूनिवर्सिटी होती है उसमें, तो वो उस समय एसपी कॉलेज पे हमारी प्रैक्टिस होती थी यूनिवर्सिटी की, पुणे यूनिवर्सिटी की। सभी जहाँ जहाँ से खिलाड़ी आते थे वो सभी वहाँ पे रुक के वहाँ प्रैक्टिस करते थे। और हमने सुना है कि आपकी एक जो शिक्षिका थी, शायद
एनसीसी में? एनडीएस कहते हैं उस अच्छा। समय नेशनल डिसिप्लिन स्कीम थी। एनसीसी जिस तरह से जी। होता है वैसे नेशनल डिसिप्लिन स्कीम करके थी वो। एक मैं उसमें ऐसे हो गया कि मैं मेरे पिताजी की जो शाला थी, पाठशाला, उसमें 5वीं से लेके 7वीं तक थी। 7वीं में हमारे यहाँ एक हेड मिस्ट्रेस आ गई, नाम नहीं बता सकती मैं अभी, पर वो आ गई तो उन्होंने कहा कि सभी लड़कियों को परकर तो पहनना चाहिए या साड़ी पहननी चाहिए। तो पिताजी ने कहा मेरी बच्ची नहीं पहनेगी। तो तब तक आपकी यूनिफॉर्म क्या रहती थी? स्कर्ट और ये था। अच्छा। हाँ, यानी पिनाफर जैसा स्कर्ट होता था और बेज यानी ब्राउन कलर का स्कर्ट और मतलब बेज हाई कलर। स्कूल के आगे सबके लिए साड़ी कंपलसरी हो गई? हाँ, ऐसे उन्होंने कहा था अच्छा। उस समय। तो पिताजी ने कहा कि ये आप पीछे लो, नहीं तो मेरी बच्ची नहीं रहेगी इसमें। फिर वहाँ से निकाल के मेरी माताजी के स्कूल में मेरा नाम डाल दिया। फिर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ने लगी 8वीं से 11वीं तक। वहाँ तब 11वीं था, तो 11वीं तक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में थी। तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मुझे जो कला का थोड़ा सा ये था, प्यार था कला से। चित्रकला ठीक थी वैसे तो, यानी अभी भी ठीक है। 2-4 चित्र निकाले हैं मैंने। तो उसमें हमारे यहाँ एक फाइन आर्ट्स डिवीज़न थी गवर्नमेंट स्कूल होने के। सारे नासिक में के जितने बच्चों को फाइन आर्ट्स में काम करना था वो सारे उस स्कूल में आते थे। यानी वो दिन तय होते थे, हफ्ते में 3 बार होता था। उस समय वो 11 से 5 बजे तक फाइन आर्ट्स स्कूल में आते थे। अच्छा। और वहीं पे हम करते थे। तो वहाँ मैंने चित्रकला ये विषय लिया था और स्पोर्ट्स में इसमें थी। तो हमारे सर भी हमें बाहर ले जाएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाहर बहुत सुंदर यानी एरिया था जहाँ हम बैठकर काम कर सकते थे। तो हमें लैंडस्केपिंग के लिए वो बाहर लेके जाते थे और वहाँ पे हम बैठकर लैंडस्केपिंग करते थे। तो ये सारी चीज़ें यानी इतनी अच्छी यादें हैं वो नासिक की कुछ। और मेरी माताजी जो है, हम रात शाम को जब अंधेरा हो जाता था तो हमारे बाहर अच्छी जगह थी, तो वहाँ पे हम चटाई डालते थे और हम ऐसे पैर ऊपर करके ऐसे सुनते थे और माताजी ऊपर दिखाती थी ये इस तरह के तारे हैं वगैरह। तो वो भी मेरे दिमाग में तब से बैठ गया था। तो वो तारे देखने से और ये करने से सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। वही नहीं अब सिखाएगी, वही नहीं अब दिखाएगी, वही नहीं दिखाएगी, सारे बच्चे इकट्ठा होते थे और हम सब ऊपर देखते रहते थे। माताजी कुछ कुछ सिखाती, बोलती थी कि ये वो तारा है, ये वो तारा है। उसको कैसे पता था वो मुझे पता नहीं, पर हम सब आज के बच्चों के लिए तो ये बस सपने में होता है या हाँ फिर फिल्म में होता हाँ, है नहीं। और कि इतने आप आज इतने दिए होते बाहर कि आकाश दिखता ही नहीं है। आज भी अगर मैं स्कूटर पे जाऊँ तो, यानी अभी चलाती नहीं हूँ, पर अगर जाऊँ स्कूटर पे तो मैं ऊपर देखती हूँ रात को कि क्या दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, इस तरह। यानी मेरी नज़र जाती है। यानी सिग्नल पे करना क्या होता है 5 मिनट, तो उस समय ऊपर देखते रहते हैं कुछ मिलता है क्या। डिसिप्लिन है वो शायद आपके घर में, क्योंकि सब शिक्षक थे तो एक वो पता नहीं वो मैं कितनी डिसिप्लिन थी घर में। थोड़ी बहुत होंगी, पर पिताजी का डर तो होता था थोड़ा सा। पर सारी शिक्षा जो मुझे मिली यानी 5वीं से 7वीं तक, वो जो एनिया गर्ल्स स्कूल में पहले थी, पहले 3 साल, उसमें मेरी एक टीचर थी तारा भवालकर, आपने नाम सुना होगा। अभी वो सांगली में रहती है। अब वो डॉक्टरेट उन्होंने किया बाद में। उन्होंने कर्नाटक के अलग अलग नाटकों के बारे में और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। तो वो हमें एनडीएस टीचर के, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम जो है, उस टीचर के हैसियत से हमें सिखाने आती थी। इतना उन्होंने अच्छा सिखाया था हमको। और इतनी सारी यानी अलग अलग जगह हमें पिकनिक के लिए ले जाती थी। जैसे नासिक के पास वणी नाम का एक जगह है, उसका पहाड़ जो है वो काफ़ी स्टीप ऐसा है चढ़ने के लिए। उन्होंने पहले ही कहा था अगर वो चढ़ोगे सब लोग तो हम चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और इतना स्टीप है वो, ऐसे आधे चलो और 2-3 ये नीचे आओ, यानी स्टेप नहीं थी। अच्छा, सीधा पहाड़ चढ़ना, हाँ चढ़ के जाना था। स्टेप एकदम ऊपर ऊपर, यानी जहाँ पहाड़ खत्म होता है वहाँ पे वो स्टेप थी। 2 जगह से, एक स्टेप वाला रास्ता भी है वहाँ पे, अभी भी है वो, और एक सीधा रास्ता, तो जिसे रणतोंडी का घाट कहते हैं। कई जगह पे उन्होंने लेके गई थी। अजिंठा वेरूळ लेके आई थी। तो अजिंठा में बीच में 2-3 साल पहले नासिक में मिली थी। तो अजिंठा की ट्रिप याद है कैसे पूछ रही थी। हाँ है ना, सभी ट्रिप याद है। और हमारी स्कूल के जो प्यून्स और ये थे, वो हमारे लिए वो अजिंठा के नीचे एक छोटी सी यानी पानी का ये है, झरना है, वहाँ पे वो खाना बनाते थे। हम ऊपर चढ़ के आ गए थे, फिर वहाँ खाना खाने का। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये हुआ था। स्कूल का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा। जी।
और उसके शायद मतलब आप पे उसका असर बहुत साल तक रहा इन सब चीज़ों का, और अभी भी है शायद। अभी भी है मेरे ख्याल से, साल तक जी। रहा है यानी अभी भी है। आपने कब से कथक की शिक्षा लेना शुरू किया? बचपन से ही मेरे पिताजी को और माताजी को दोनों को कला की बड़ी रुचि थी, तो उन्हें ऐसे लगता तो शायद मैं बचपन में नाचती भी होंगी जोर जोर से, तो उन्होंने विचार किया कि इसको नृत्य सिखाना ज़रूरी है। पर उस समय नासिक में नृत्य का कोई वर्ग नहीं था। मेरे जो गुरुजी थे हैदर अली शेख जी, वो एक संस्था यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी में काम करते थे। पर मेरे पिताजी को और उनके एक मित्र थे डॉक्टर खत्री, उनको पता चला कि उनकी भी एक कन्या है, उन्हें भी इच्छा थी कि आशा को भी सिखाएं नृत्य। तो उन्होंने उनको समझा कि शेख जो है उनको नृत्य आता है, तो दोनों जाके उनके पास गए और कहा कि आप हमारे बच्चों को सिखाइएगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पिताजी और उनके कोई दो दोस्त थे, उनकी एक संस्था उन्होंने नासिक एजुकेशन सोसाइटी करके शुरू की थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमारी गर्ल्स हाई स्कूल जो है उसमें एक हॉल में आपको सैटरडे संडे दे दूंगा और उस दिन हम वहाँ से नृत्य कला का वर्ग शुरू करेंगे। तो इस तरह से वहाँ वर्ग शुरू किया। इनिया गर्ल्स हाई स्कूल है वो, जहाँ मैं बचपन में पढ़ती भी थी। तो उसका जो साइंस हॉल था वो हर शनिवार को उसके बेंचेस हटाए दिए जाते थे और वहाँ पे हमारा क्लास शुरू हुआ था। गुरुजी ने हमें अच्छी तरह से सिखाया और कला की बड़ी चाह भी निर्माण की हमारे इसमें। और कुछ पूछना है इसमें? जो आपने पहले सीखा नासिक में, हाँ, वो कथक नृत्य बाकायदा कथक जैसे सीखा या फिर वो सिर्फ नृत्य की पाठशाला रहती थी? नहीं, कथक नृत्य ही सिखाया उन्होंने। अच्छा। उनको कथक कुछ हद तक आता था, पर उनकी एक ऐसी ये थी कि वो उनके यहाँ जो भी कलाकार आते थे उनसे कहते थे कि हमको एक दो चार तोड़े या बोल सिखा दो, मैं अपने बच्चों को सिखा दूंगा। तो इस तरह से वो कहीं कहीं से इकट्ठा करते थे और हमें सिखाते भी थे। उनके पास भी कुछ था जो हमें पहली दूसरी तीसरी एग्ज़ाम के तक का ले गए, पर उससे आगे का अगर चाहिए होता है तो वो कहते थे कि मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, आप एग्जामिनर के तौर पे आए हैं तो आप मुझे भी थोड़ा सिखा दीजिए, तो मैं अपने बच्चों को आगे सिखा दूंगा। ऐसे इकट्ठा करते करते उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ वहाँ मैं विशारद तक सीखी। अच्छा। वैसे उनका थियरी का इतना ये नहीं था, अभ्यास नहीं था। पर मेरे पिताजी और डॉक्टर खत्री इन्होंने नृत्य का किताबें ली और उस पर से उन्होंने अध्ययन करके उसमें हमें नोट्स निकाल के दिए। तो वो नोट्स लेके हम विशारद तक गए। यानी हमें कोई किताबें उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर उन नोट्स में से हमने सीखना शुरू किया। और पर जैसे आजकल परीक्षा का माहौल रहता है वैसे ही माहौल था कि इतना नहीं था। यानी एग्ज़ाम को वो बिठाते थे, पर अगली एकदम यानी देना ही चाहिए एग्ज़ाम, उसके सिवा अंदर आएंगे नहीं, इस तरह का नहीं था। जैसे पहले ही पूछ लेते कि आप एग्ज़ाम देते कि नहीं, आप परफॉर्म करवाते हैं कि नहीं। तो इस तरह का कोई पूछता ही नहीं था और यानी कल्पना भी नहीं थी कि परफॉर्म करने को मिलने वाला है। जी जी। और बाकी बच्चे भी आते थे कि वो थोड़ा नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ, तकरीबन मेरे ख्याल से 30 एक लड़कियाँ थी उस समय। अच्छा। हाँ, 2-3 बैचेस में लेते थे। और ये कौन से साल में? लगभग 6 साल की थी मैं, 54-55 होगा, 55 में 1955 में होगा। मैं 6-7 साल की थी तब से शुरू किया। आशा जो है वो घर में ही सीखती थी, वो क्लास में नहीं आती थी। अच्छा। वो घर में सीखती थी, उसको प्राइवेट ट्यूशन लेती थी, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसने सीख लिया था और काम भी अच्छा करती थी बहुत। हमारे इसमें काफ़ी सारी लड़कियां थी जो आगे चलकर भी काम यानी नृत्य में काम करने लगी है। गुरुजी ने हमें छोटे बड़े प्रोग्राम्स में भी नचवाया था उस समय। हमारे यहाँ जो कैंटोनमेंट बोर्ड है देवलाली में, वहाँ कुछ प्रोग्राम्स होते थे उनके मेस में, तो उस समय वो गुरुजी को बताते थे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन है, तो आप आइए अपने बच्चों को लेके। तो हम वहाँ जाके नृत्य करते थे। इतना ज़्यादा माहौल तो नहीं था प्रोग्राम करने का, पर फिर भी लेते थे। और कभी कभी जैसे पुराने ज़माने में गाने की बैठकें होती थी, वैसे भी बैठकें होती थी, तो उसमें भी हम जाते थे। किसी किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, कोई शादी होती, तो एक छोटा सा प्रोग्राम करके हम आते थे। अच्छा। उस समय पर इतना आज जितना माहौल
जी। चलो पहले नाचने को मिले, ऐसे तो हमारे इसमें नहीं था। और नासिक में वैसे साहित्य का माहौल भी बहुत ज़्यादा था, हाँ मतलब लेखक और कवि बहुत हाँ सारे नासिक में थे, तो हाँ कभी उस तरीके से आपने सीखा कुछ साहित्य को ध्यान में रखते हुए, या फिर? हाँ, मैंने मेरे पड़ोस में यानी एकदम ही नज़दीक, यानी छोटा सा वरांडा बीच में था, एक जगह हम थे एक साइड में, और एक साइड में कवि कुसुमाग्रज थे। जी। फिर कानेटकर जी थे नासिक में, चौधरी जी थे, सोपान देव चौधरी, अच्छा। वो थे नासिक में। तो ये सारी कवि, और नज़दीक नज़दीक रहते थे, ऐसे कोई दूर की बात नहीं थी। एक 5-10 मिनट में किसी के भी घर पहुंच सकते थे हम, इतने नज़दीक थे। तो उनकी कविताओं पर नृत्य होता था, गुरुजी भी सिखाते थे हमारे, यानी पर उस समय की एक बात बताना चाहती हूँ। कुसुमाग्रज जी की एक कविता है आला किनारा करके, किनारा का नाम है उसका, आला किनारा निनादे नभी नाविकान्नो इशारा, इस तरह का मराठी काव्य है वो। तो उसमें गुरुजी ने हमारे ये किया था, नृत्य तैयार किया था। तो वहाँ कोली नृत्य के हिसाब से ही वो बिठाया था पूरा, पर वो कविता कोली नृत्य की नहीं थी, वो कविता थी स्वातंत्र्य के कुछ दिन पहले उन्होंने लिखी थी। वो पुणे में थे उस समय। अच्छा। मेरे ख्याल से सकाळ में या कहीं वो काम करते थे। अच्छा। तो वहाँ काम करते करते रात को अगर काम करना होता था तो रात को बैठकर उन्होंने एक दिन वो, कि अभी नज़दीक आया है स्वतंत्र दिन हमारा, स्वतंत्र की ये आ रही, इस तरह से उन्होंने वो कविता लिखी थी, आला किनारा, इस तरह से था। पर हमने वो किनारा यानी हाँ नाविकों का ही समझ लिया, और उस पर हमने वो बल्ला चला के वगैरह कुछ बातें किया था सब। तो ये सारी चीज़ें वो बचपन की थी। वो बाद में मुझे समझ में आया जब मैंने कविता पढ़ी और थोड़ी बड़ी हो गई, तो उसके बाद में मैंने सोचा, तो समझ में आया कि वो ये सारी कविता इस तरह की नहीं है, वो कुछ अलग है। तो रोहिणी जी के यहाँ आने के बाद भी मैंने काफ़ी सारी उनकी कविताओं पे काम किया था, और मुझे अच्छा भी लगता है मराठी में काम करना। पर कथक के इसमें माहौल में मराठी का इतना चलन नहीं है, इसलिए वो कम होता रहा, नहीं तो मराठी में हाँ हिंदी साहित्य का ज़्यादा होने से। तो नासिक में आपने कथक कितने साल सीखा होगा? मेरे ख्याल से 7 साल सीखा। 7 साल। और उसके बाद पूना कैसे आना हुआ फिर? शादी के बाद आई पुणे। अच्छा। पर नासिक में जब सीखा तो विशारद तक, यानी मैं 10वीं में थी, विशारद जब हुई थी तब 10वीं में मैंने विशारद किया। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमको कहा कि बच्चों, मुझको जितना आता है वो मैंने आपको बता दिया है, अब अगर आप कहीं जाके सीखो तो मुझे आके बताओ, तो मैं अगले वाले बच्चों को सिखाऊंगा। वो उनकी आदत ही थी। पर उनकी सीख, और फिर बाद में आप जैसे पूना आई, तो पूना में जो काम चल रहा था उसमें कुछ मतलब फ़र्क था, या फिर? बहुत ही फ़र्क था, बहुत फ़र्क था। बहुत फ़र्क था। यानी मुझे कल्पना ही नहीं थी। मैंने रोहिणी जी का और उनके ग्रुप का एक परफॉर्मेंस हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, हमारा बहुत सुंदर स्टेज था, और ऐसे सीढ़ियाँ थी छोटी छोटी 6-6 इंच के ऐसे। तो हम सब बच्चे हम वहाँ पे बैठते थे, हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, हाँ सेंट्रल हॉल कहते थे। हाँ बंद था वो, पर हर प्रोग्राम वहीं पे होता था, और काफ़ी बड़ा ये था। तो रोहिणी जी का एक प्रोग्राम वहाँ हुआ था, तो उस समय वो पेस्टल कलर के घाघरे सब पहन के, सभी शरतें भी थी। अच्छा। हाँ यानी वो छोटे छोटे। स्कूल में थी? हाँ मैं स्कूल में थी, 8वीं-9वीं में होंगी शायद। तो उस समय वो रोहिणी जी का हमने देखा था। फिर जब मैंने पुणे आने का तय हुआ, तो रोहिणी जी की बड़ी सिस्टर जो है वत्सलाताई भाटे, वो भी शिक्षण क्षेत्र की एक जानी मानी ये थी, हस्ती थी। तो वो नासिक में कुछ सालों के लिए थी। तो मेरे पिताजी का और उनका स्नेह बहुत अच्छी तरह से था। तो जब मैंने पुणे आना तय किया और मुझे लगा कि अब मैं पुणे जाके कहीं सीखना चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मनीषा साठी जी का नाम बताया, किसी ने और किसी का नाम बताया। तो मैंने कहा नहीं, मैं रोहिणी जी के यहाँ ही चली जाऊँगी, मैंने एक बार देखा है उनका, तो मुझे रोहिणी जी के यहाँ जाना है। तो फिर मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखी इनके लिए, वत्सलाताई के लिए, और वो उनको भेज दी कि मेरी बेटी आना चाहती है और रोहिणी जी के यहाँ सीखना चाहती है। तब मुझे याद है कि पहले ही दिन मुझे बेबीते ने कहा था कि वत्सला ने मुझे कहा है कि रोहिणी, एक लड़की नासिक से तुम्हारे यहाँ सीखने आएगी, बेदरकर सर की है, तो वो फिर से कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी। उस समय काफ़ी छोड़ के गए थे, शरद ताई ही थी जो पहले वाली थी, और काफ़ी जाने की तैयारी में थी।
तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ के कभी नहीं जाएगी आपको। तो पहले ही दिन बेबीता ने मुझे बताया था वो। अच्छा, फिर बेबीताई के यहाँ जब आप क्लास में गई तो आपने उनको दिखाया होगा, पहले आपने जो भी हाँ, मैंने जो है सीखा था, और जितना फिर- याद था उतना मैंने दिखाया जी, उनको। फिर उन्होंने उससे आगे आपको सिखाना शुरू किया या फिर? उन्होंने कहा मैं 3rd ईयर से तुम्हें सिखाना शुरू करूँगी। अच्छा। अपना जो 3rd ईयर का कोर्स है हम्म, उस कोर्स से मैं सिखाना शुरू करूँगी, 3rd लेवल का जो है। तो वो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था कि क्या सीखना है क्या नहीं, तो मैंने ठीक है, तो रोहिणी जी के यहाँ 3rd ईयर का शुरू किया। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे शुरू से सीखना है, पर इतनी बुद्धू थी मैं, उनको पहले ही बता दिया कि मुझको क्लास निकालना है। अब उस समय कोई क्लास लेता नहीं था बेबीताई को पूछे बिना। आज जैसे फटाफटा जरा एमए कर लिया कि उसके पहले ही शुरू हो जाते, तो वैसे नहीं था वो। तो मैंने तो देखते पहले तुम नाचना सीखो, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। तो फिर बेबीता ने, ये मैं बताती हूँ, मैंने मेरे ये जो है कमियाँ जो लगती है वो मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए। तो वो मैंने बेबीता से कहा कि मुझे शुरू से सीखना है। तो बेबीता बोली फिर ठीक, तुमको 2 दिन शरत तय के यहाँ सीखना पड़ेगा। तो आप बेबीताई के पास भी सीखी और शरत ताई के उसके पास भी, साथ शरत ताई हाँ। के पास भी सीखी? तो अच्छा। बेबीताई के यहाँ सोमवार और बुधवार सुबह सीखती थी, अच्छा। साधारण 8:30 से लेके 11 बजे तक। जी। मैं अकेले ही सीखती थी उस समय, बाकी नहीं थे। थोड़े दिन के बाद और कोई ऐड हो गए, पर शुरू में मैं अकेली सीखती थी। और शरत ताई के यहाँ सोमवार और शुक्रवार शाम को। अच्छा। इस तरह से। तो यानी बेबीताई जब बम्बई चली जाती थी सिखाने के लिए, तब शरत ताई यहाँ पे क्लास लेती थी। तो शरत ताई के यहाँ सोमवार शुक्रवार शाम को सीखती थी। और तब नृत्य भारती में माहौल कैसे था? मतलब सब तब शायद हमने ये भी सुना है कि तब सब साड़ी पहन के क्लास में आती थी और साड़ी में ही सीखती थी, ऐसे था नहीं, कुछ? कुछ होंगे, पर मैं तो ये शरत ताई सीखी होगी शायद, जी। पर मैं तो कुर्ता पहन के जाती थी। अच्छा। और पहले 7-8 साल मैं अकेली सीखी, यानी 78 में मैंने सीखना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से 86 तक मैं अकेले ही सीखती थी। अच्छा। 87 में हमारा अफ्रीका का टूर तय हुआ, तब उसमें बेबीता ने मुझे पूछा कि तुम आओगी क्या? मैंने तो हाँ कह दिया। इन्हें पता ही नहीं था क्या करना होता है, पर फिर भी यानी इसका था, ICCR से वो मिला था प्रोग्राम। बहुत बड़ा टूर था तब वो। टूर बहुत बड़ा था, पर नाचने वाले हम 4 ही थे। अच्छा, तो सब प्रोग्राम्स में बेबीताई सोलो करती थी हाँ, और आपका 4 हाँ, लोगों का ग्रुप मैं, था? अमला और संध्या यानी अरुणा, अच्छा। हम 3 और रोहिणी जी, ऐसे मिलके हम 4 लोग वहाँ पे नाचते थे। और हमारे साथ था अजय था, राजू था और सुधीर था। अच्छा, सुधीर मतलब कौन? सुधीर फड़के ये करता था, सितार बजाता था उस समय। तो अजय पराग जी जो हाँ, हारमोनियम हारमोनियम पे पे है। थे। तो और हम राजू पलसुले, जी। रामदास पलसुले। जी। जी। हाँ, रामदास पलसुले। और गाने के लिए माधुरी थी, या याद नहीं अभी मुझे, मेरे ख्याल से माधुरी थी। तो हम इतने लोग, 8 लोग थे वहाँ पे जाके और करते थे। तो वो पूरा टूर 1.5 महीने का था। 7 कंट्रीज़, अफ्रीकन 7 कंट्रीज़, और हर कंट्री में 3 प्रोग्राम होते थे, एक कैपिटल सिटी में और 2 बड़ी और सिटी में, इस तरह के थे। उस समय अफ्रीका का टूर में एकदम कमाल, बहुत सुंदर, बहुत ही, अभी भी ताज़ा है सारी यादें। वो विक फॉल देखा, वो और उस टूर के लिए शायद रोहिणी जी ने बहुत सारी नई रचनाएं भी की थी। हाँ, या फिर जाते समय नहीं, आते समय भी कुछ रचनाएं बनी, ऐसे नहीं, भी वो है? USA के टूर में। अच्छा। हाँ, और यूरोप के टूर की मज़ा ऐसे है कि यूरोप के समय ICCR ने कहा कि वहाँ फोक फेस्टिवल है यूरोप में, तो आप फोक का कुछ करें। बेबीता ने कहा कि फोक तो डांस में नहीं करूँगी, तो मुझे फोक का कुछ होना चाहिए। उस समय तारी दे दे गारी जी, होरी, होरी, फिर कजरी, बस बरसन लागी बदरिया रूम झूम के, कजरी, फिर और कौन सा एक फोक था। इस तरह से फोक का, यानी क्लासिकल में फोक क्या हो सकता है, मतलब वो उस समय सेमी क्लासिकल हाँ, सेमी चीजें क्लासिकल लेके। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें उस समय हो गई यूरोप के टूर में। और एक बात, ये कितने साल पहले की बात है? यूरोप टूर मेरे ख्याल से 95 में, अफ्रीका का टूर 87 में, फिर USA का टूर 89 में, जो मैंने तय किया था पूरा। अच्छा। यानी रोहिणी जी जब अफ्रीका से हम आ रहे थे, तब कह रहे थे कि मैं अकेली तो कई बार USA जाती हूँ, पर मुझे लड़कियों को लेके जाना है, मेरा कोरियोग्राफिक काम वहाँ पे दिखाना है। तो मेरे दिमाग में वो चक्कर चलने लगा। तो मैंने
मेरी जो जितने भी यानी रिलेटिव्स वहाँ पे थे उन सबको खत लिखा कि हम आने वाले हैं, फिर रोहिणी जी की क्या क्या खासियतें हैं, हमारे प्रोग्राम की क्या क्या खासियतें, वो सारी उसमें लिखी। उस समय टेलीफोन तो होता नहीं था इतना, और यानी आज के जैसा इंटरनेट वगैरह तो बात ही नहीं थी। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे खत लिखती थी मैं। क्या करें, उसके सिवा इलाज ही नहीं था कि हम क्या करते। कुछ ब्रोशर छपवा लिए थे उस समय, ब्रोशर भी इतने नहीं छपते थे, तो फिर भी हमने कुछ ब्रोशर छपवा लिए थे और वो वहाँ भेजे थे। उसके साथ मेरा लेटर जाता था, जो प्रमुख कोई होगा वो। तो मेरे सारे रिलेटिव्स, कुछ पहचान वाले, कुछ यानी सहेलियाँ थी, और सुनीता की एक ननद है वहाँ पे, तो उन्होंने रखा था। फिर देवकी के मामा जी थे, तो उन्होंने एक रखा था। इस तरह से हमने करके एक, फिर भी 27 जगह गए थे। बाप रे। तो रोहिणी ताई से जब आप सीखने लगी तो रोहिणी ताई कैसे सिखाती थी? मतलब पहले आप खुद का कुछ रियाज करती थी, फिर बाद में वो आती थी, या फिर शुरू से आपको वो सिखाती थी और आपको समय देती थी अपने रियाज के लिए? नहीं, या पहले 2-3 महीने तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली आते बराबर सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने मुझे मेरे पास चाबियाँ दी और कहा कि तुम 8:30 बजे तक पहुंच जाना और थोड़ा सफाई करके रख देना, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। कभी कभी वो मेरे पहले आती थी और अपना तत्कार शुरू कर देती। आईने के सामने खड़ी रह के ताते थे चपत, इतनी सुंदर आवाज़ आती थी, तो ताते काफ़ी देर तक करती रहती थी। मेरे आने के बाद घुंघरू विंघरू बांधने के बाद मैं भी उनके साथ खड़ी रह जाती और थी। ये क्लास थी जब डेक्कन पे थी? डेक्कन पे जी। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर तत्कार करने के बाद वो सिखाना शुरू, वो अंदर सिखाती थी मुझे, कोई अगर दूसरा बाहर हो तो, नहीं तो वो बाहर सिखाती थी। तो इस तरह से वो पहले सिखाना शुरू कर देती थी और बाद में कहती थी कि इतना सिखाए वो कर क्या। मुझे याद है काहे रोकत डगर नंदलाल, मेरी ये पहली ठुमरी थी। तो मैंने गुरुजी का अभिनय देखा था, वो इतना ठीक नहीं था, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम एरिया में रहते थे, वहाँ का जो माहौल था वो उनके इसमें दिखाई देता था शायद, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैंने बेबीते को कहा, बेबीते मुझे ठुमरी नहीं सीखनी है, नहीं सीखनी है, हाँ ऐसे बोल दिया। हाँ। तो बेबीते बोले क्यों? तो मैंने बोली अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे वही अभिनय सामने था ना, तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चुप बैठ, मैं सिखाती हूँ कैसे अच्छा नहीं लगता, देखती हूँ। और फिर उन्होंने ठुमरी सिखाना वो शुरू। तो बिल्कुल अलग ही अंदाज है उनका। बिल्कुल कि उसका ये कोई संबंध ही नहीं था। तो मैंने शुरू की तो 6 महीने एक ही ठुमरी सीखी है। आजकल बच्चों को इस पे सिखा दो ऑनलाइन, तो बाद में आके दूसरा थोड़ा चाहिए कहते थे। इस तरह से तो होता ही नहीं था, बोलना ही नहीं है, आगे नया सीखना है, कोई यही नहीं था। जब तक गुरु आपको नहीं सिखाए आगे का, तब तक जो सीखा है वही करना है। हाँ, तो प्रैक्टिस करते थे। ये जो सीढ़ियाँ हैं उस पर मैं मेरा मेट्रोनोम रखती थी और मेट्रोनोम पे ठेका चलता था। बेबी तो उस समय जर्मनी गई थी, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए मेट्रोनोम लाया था। तो उस मेट्रोनोम पे अभी भी करती हूँ उसी पे। तो वो टक 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 करके उसका स्पीड बढ़ाया जाता था, कम होता था, तो उस पर एक स्लॉट था, वहाँ पे छोटा कर दिया तो वो स्पीड बढ़ती थी, ऊपर ले जाए तो स्पीड कम हो जाती थी। तो उस मेट्रोनोम पे मैं यहाँ पे सुबह जब क्लास नहीं होता तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक प्रैक्टिस करनी है, ये पक्का था। जैसे क्लास में करती हूँ वैसे ही है। और मैंने पहले ही रंजन जी को कहा था कि मुझको डांस सीखना है, पर हमारे घर में यानी इनके इसमें ग्वालियर मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे भागवत फैमिली जो है, इनके माता जी की ये है वो मैका, तो वहाँ कला का बहुत ये था। उनका एक नाट्य संस्था है, आर्टिस्ट कंबाइन करके। अच्छा। तो वो संस्था अब मेरे ख्याल से 75 साल की हो गई है तकरीबन, तो इतनी पुरानी संस्था है वो। तो उस संस्था का भी काम चलता था, तो यानी कला का माहौल था। मेरी सासू जी गाती थी अच्छा, यानी अच्छी तरह से गा लेती थी, गायक नहीं थी पर गायिका नहीं थी, पर अच्छी तरह से गा लेती थी। तो यानी समझ भी थी गाने की, करने की, और ग्वालियर में गाने का बहुत ये भी है, माहौल भी है। तो ये सारे लोगों को, ये नृत्य का नहीं था पर गाने की काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो लोगों को शायद ऐसे लगता होगा कि कला के प्रति पहले थे, प्रेम था उनका। तो मुझे किसी ने ना नहीं बोला, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जाऊंगी तो नाचूंगी पहलेंगे। और ग्वालियर में हमारे आर्टिस्ट कंबाइन के इसमें मेरे 2 प्रोग्राम भी हुए थे, उन्होंने कुछ उनका फंक्शन था उस समय मुझे बुलाया था। तो इस तरह से यानी कला के बारे में तो कोई हमारे घर से तो कोई ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। रोशन दीदी के बचपन के बारे में हमें बहुत सारी दिलचस्प बातें आज पता चली है। उनके आगे की
यानी उनके आगे की शिक्षा के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए।